जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कल मैंने एक प्रश्न दिया था कि मृदा अपरदन क्या होता है और इससे होने वाली हानियां या समस्या कौन कौन सी थी। करके लाए हो सभी आप प्रश्न? वो सारे मेरे को वो चेक करवा के जाएगा जाते वक्त, ठीक है। आज हम पढ़ रहे, आज मानते हैं कि हम ये जो मृदा टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। राजस्थान की मिट्टी की आज क्लास नंबर कौन सी है? 3 नंबर क्लास। और ये जो 30 नंबर क्लास हो चुकी है आज अपनी, कौन सी क्लास होगी? 30 नंबर। और एक थोड़ी आपके लिए जानकारी महिलाओं के लिए स्पेशल, अगर आपके कोई आसपास महिला है, 1000 पदों के ऊपर कमिंग सून का मतलब होता है जल्दी, अति शीघ्र। राजस्थान ASI की भर्ती आ रही है, राजस्थान पुलिस में महिला ASI की। इसमें अच्छी बात यह है कि केवल महिलाएं भाग लेगी और ASI 1 स्टार होता है। उसके बाद प्रमोशन होकर आप क्या बनोगे? SI, CI, खाम मत देखो, एक बार CI बनोगे, बाद में पहले थानेदार बनोगे। ये नया बेस शुरू हो रहा है 3 जुलाई से। अगर कोई आपके इच्छुक है साथी तो उनको बता देना, ठीक है। अब अच्छा, हमें कल जो लास्ट बात छोड़ी थी वो कहाँ छोड़ी थी कि मृदा अपरदन से कौन कौन सी क्या होती है हानियाँ। कल वही छोड़ा था लास्ट पॉइंट। आज लिखो कि मृदा अपरदन को रोका भी जा सकता है क्या? तो लिखो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, यानी मिट्टी का आज पार्ट नंबर 3 है और इसमें आज पॉइंट हेडिंग डालो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखो, मैं तुम्हें एक बात पहले ये क्लियर कर दूं कि सर ये आप उपाय वगैरह लिखा रहे हो, ये हमारे ऐसा ही जैसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं क्या? देखो, मैं इतना बड़ा ये नहीं कह सकता निर्णय लेकर कि हाँ बिल्कुल मिलेगा प्रश्न, लेकिन इससे ये फायदा हो जाएगा कि तुम जो देखो, हमने मिट्टी 2 दिन पढ़ा, आज तीसरा दिन है। 3 दिन तो चला है, कोई ज़्यादा दिन चला है क्या? नहीं चला, आज तीसरे दिन में खत्म हो जाएगा मिट्टी टॉपिक। लेकिन आप सोच रहे हो सर 1 दिन में करा दो, और मान लो अगर प्रश्न आ जाए कि मृदा अपरदन को रोकने के निम्न में से उपाय कौन से हैं या कौन से नहीं है इनमें से, तब भयंकर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। शुरू में क्या है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या है कि शुरू में जो भी मैटर पढ़े वो पढ़ा जाता है, कितना मर्जी डीप पढ़ लें। एग्जाम के टाइम नई नई चीज़ें आएंगी ना, और यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे आ गया, फिर उसको बाद में ऐड करोगे तो याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए शुरू में जो नोट्स जैसे बनेंगे ना, वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा सारा। तो इस प्रकार से मैं आपको, मेरा उद्देश्य है कि भूगोल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपने को मजबूत करना है। अच्छा, अब देखो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है। देखो, अगर हम पशु चारण अधिक मात्रा में करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि जो पशु होता है वो जड़ को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए पशु चारण पर, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन पशु चारण पर नियंत्रण तो कर सकते हैं। तो लिखो पहला पॉइंट, पशु चारण पर नियंत्रण बिल्कुल कर सकते हैं। नियंत्रण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। और अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं बेफजूल में, ये लकड़ी बालने में काम आएगी, जलाने में काम आएगी, काट देते ना अपने, तो वो गलत काम है। तो अनियंत्रित कटाई जो है उसको बंद करना होगा। अनियंत्रित, क्योंकि पेड़ होंगे तो फिर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ के नहीं जा पाएगी। फसल चक्र अपनाओ, फसल चक्र अपनाना, इसका मतलब क्या है कि जो फसल चक्र दिया है ना तुम्हें, खरीफ, रबी, जायद, उस फसल चक्र के हिसाब से ही आप क्या करो, खेती करो। फसल चक्र को क्या है? अपनाना। उसके बाद लिखो वैज्ञानिक ढंग से कृषि करो, यानी ये सारा उसका विपरीत हो जाएगा जो इसके होने के कारण हो रहे थे। वैज्ञानिक ढंग से अगर हम कृषि करने लगे तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि उसमें अत्यधिक कृषि नहीं होगी। क्योंकि अगर हम अत्यधिक कृषि कर लेते हैं तो वो भी एक मृदा अपरदन का क्या बनता है? कारण बनता है। तो इसीलिए, ठीक। उसके बाद लिखो नहरों की लाइनिंग करना।
नहरों की लाइनिंग करना। उससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अच्छा, आप एक बात और याद रखो, अगर हम चारागाहों का विकास कर लें तो भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि चारागाह खुले जगह जगह पर, चारागाह जगह जगह पर, इधर आ जाओ, स्टूल दे दो उनको। अगर चारागाहों का जगह जगह पर क्या कर लेंगे विकास, तो फिर भेड़ बकरी हर जगह नहीं चलेगी ना, उसको चारागाह मिलने लग जाएंगे। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे क्या, अब बताइए विश्व चारा बैंक कहाँ लगा है, विश्व चारा बैंक, तो मेरे भाई वो है मोहनगढ़ में। कहाँ है? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। अगर प्रश्न आ जाए विश्व चारा बैंक कहाँ लगा है, तो आप कहोगे मोहनगढ़ में। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। चारागाहों का विकास करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थे इसको रोकने के उपाय। पहला, पशुचारण पर क्या करेंगे? नियंत्रण। दूसरा, अनियंत्रित कटाई, मुंह चका बड़े ही पेड़ काट दियो, ऐसे नहीं, पेड़ नहीं काटेंगे। और मान लो अगर क्योंकि जरूरी भी है पेड़ काटने, जरूरी ऐसे है कि अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं चल पाएगा, लेकिन उसकी जगह फिर क्या लगा दो, एक पेड़ और लगा दो, ये अच्छा हो गया ना काम। मतलब एक पेड़ गया। अब जैसे एक अच्छी बात देखा जाए ना, तो ये जैसे नरेगे पे इन्नू माटी चक्की ने ढेर मार दे, इन्नू चक्की न मार दे, इससे अच्छा उनको एक काम दे दे कि आप पेड़ लगाओ, एक फ़ायदा तो होगा, हरा भरा तो हो जाएगा राजस्थान उससे, है ना। तो लेकिन अलग अलग सोच है, चलो अपने सभी की सोच के साथ कंपेराइज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपको पता है क्या, मानव अपने जीवन में एक पेड़ मुझे लगता है खराब कर देता होगा। एक हो तो तुम तो कई करते हो, लेकिन मैं मानता हूँ एक कर देता होगा। एक कैसे? देखो, जन्म होता है तो इतना कोई विशेष नहीं होता, लेकिन जब शादी होती है तो ब्याह बेड वो किसका बना होता है? लकड़ी का। लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ से। मेज बनेगा वो लकड़ी का। गुरुजी ना मैं तो खाटा मांचा भी सो लेंगे, तो मांचा भी लकड़ी का। ना गुरुजी मैं लो वाले मांचे पे सो लेंगे। मरोगे तब लकड़ी। मतलब मान के चलो कि मानव एक पेड़ अपने जीवन में जरूर खराब करता है, तो तुम तुम्हारे जीवन में एक पेड़ जरूर लगा के जाना। ठीक, अभी लगा दो, क्या पता कल क्या हो। हाँ, अच्छा ही होगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो, ना भगवान करे कुछ ना हो किसी के साथ, क्योंकि तुम्हें इतने सपने लेके चले हो, उन सपनों का जिंदा रहना भी जरूरी है। पता नहीं तुम अपने गाँव को, अपने शहर को कहाँ लेके जाओगे। गाँव वाले, घर वाले तो नहीं लेके गए, अब तुम्हारे ऊपर उम्मीद है, देखते हैं तुम कहाँ लेकर जाते हो। तो वो बात है। वैज्ञानिक ढंग से कृषि करें, फसल चक्र को अपनाएं, नहरों की लाइनिंग बिछाएं और चारागाहों का क्या करें? विकास करें। विश्व चारा बैंक कहाँ पर है? मोहनगढ़। विश्व चारा बैंक कहाँ है? मैंने कहा था कि राजस्थान में मिट्टी की दो समस्याएं पाई जाती है, एक तो मृदा अपरदन, दूसरा है सेम की समस्या। चलो पढ़ते हैं सेम क्या होता है। हेडिंग डालो, सेम समस्या। हेडिंग डालो सभी, सेम समस्या। अच्छा, कोई सेम क्षेत्र को देखे हुए आप में से कोई, और जानते हो सेम क्षेत्र क्या होता है? अच्छा, अगर एग्जाम में मान लो प्रश्न आ जाए मेंस में कि सेम समस्या क्या है, सेम समस्या क्या है, इसके उपचार क्या हैं, मतलब इसको किस उपचार के तहत इस क्षेत्र के ऊपर कृषि की जा सकती है, प्रश्न आ सकता है ऐसे। तो पढ़ें सेम समस्या को। देखो, ये किस क्षेत्र के ऊपर होगी, तो सुनना ध्यान से। जैसे ये भूमि है, ये क्या है? भूमि। और कई भाग में क्या होता है, भूमि के नीचे, किसके नीचे? भूमि के नीचे एक चूने की चट्टान होती है। चूने की क्या होती है? अब हो सकता है मान लो ये क्षेत्र है, इसके नीचे प्राचीन काल में पता नहीं, हो सकता कोई चट्टान हुई हो, कुछ भी रह गया हो, अपने को क्या पता। अब तो अपनों ने सीधा बिल्डिंग बना ली और अपने को सिर्फ बिल्डिंग दिखती है। अभी तो पता नहीं कैसा रहस्य रहा हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
अपने टोटाओ गाँव में भरड़ो ने पानी रो, कई लोग देखा को नहीं बिना भर्ती करा के घर बना ले भी के ऊपर। अब हमारे आगे बच्चे होंगे वो तो क्या कहेंगे, बस पापा तो घर बना के दे के गया। अब बच्चों को क्या पता नीचे पहले यहाँ पर टोआ होता था, उसको भरकर फिर घर बनाया गया था। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो हो सकता है कोई प्राचीन काल में यहाँ पर चट्टान रही और उसके ऊपर किसने रूप ले लिया, भूमि ने। तो अब क्या होगा, मान लो कोई नहर आई, कोई नदी आई, यानी कोई जल आया, जल आया। अब जल क्या है, वैसे तो जैसे ये भूमि होती है, जल भूमि के गहराई तक चले जाता है, जल भूमि के गहराई तक चला जाता है, जिस कारण भूमि की मिट्टी जो होती है वो कैसी बन जाती है, उपजाऊ। कैसी बन जाती है? जैसे आप पूर्वी मैदान में देखने को मिलेगी, ये वाली मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी? क्योंकि आपको पता होगा पूर्वी जो भाग है वो जल से बना हुआ है। जैसे माई नदी होगी, बनास नदी होगी, बाणगंगा होगी, चंबल होगी, ये सारी कहाँ बहती हैं? पूर्वी मैदान में बहती हैं। तो चार नदियों का जल, बड़ी बड़ी नदियाँ राजस्थान की है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल, ये भी इसी में बहती है। तो सोच के देखो, ये वाला जल ये वाली जो जगह होगी वो उपजाऊ होगी ना। अब यहाँ क्या होता है कि भूमि में जल तो जाता है लेकिन अधिक गहराई तक नहीं जाता। जहाँ पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों को क्रॉस पार नहीं कर सकता जल। मैं वही उदाहरण दूंगा, ये पहाड़ी है एक तरह से, इसके ऊपर आप बाल्टी मारोगे तो क्या पानी उड़ा के ले जाएगा? क्या नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो वो वापस या तो यहीं जम जाएगा दीवार के ऊपर। कई बार देखा नहीं, आप दीवार पर पानी डाल दिया वो सूख जाए, या तो दीवार पे ही जम जाएगा या वो नीचे गिर जाएगा, ऐसे ही होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर पानी थोड़ी थोड़ी जगह बनी हुई है, यहाँ पानी रुक जाता है, फिर जैसे ही धूप पड़ती है तो ये जगह सूख जाती है ऊपर। अच्छा, ये भूमि बन गई। लेकिन क्या होता है, ये पानी फिर नीचे से बाहर आ जाता है। क्यों? इसको नीचे जाने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ है ना, तो वापिस ये ऊपर आ गया। और जैसे ही ये पानी ऊपर आया तो यहाँ का क्षेत्र दलदली रहता है। किस प्रकार रहता है? दलदली। और दलदली क्षेत्र रहने के कारण यहाँ पर कृषि नहीं होती है, कृषि नहीं होती है। लेकिन कई लोग कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। तो ये बात समझ में आई क्या? सेम कैसे बनता है क्षेत्र? तो लिखो परिभाषा, फिर अच्छी तरह से समझ जाओगे। लिखो, जमीन के नीचे एक विशाल चूने पत्थर की चट्टान का विस्तार। लिखो, जमीन के नीचे एक विशाल चूने पत्थर की चट्टान होती है, जिसके दौरान जल अधिक गहराई तक नहीं जा पाता। नहीं पहुंच पाता। और ये क्षेत्र कैसा बन जाता है? दलदली। बोलो मत रे, दलदली क्षेत्र बन जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? सेम की समस्या। और एक एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट सा प्रश्न आता है, क्या कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कोशिका का रिसाव होता है। वो नीचे से ऊपर होता है या ऊपर से नीचे होता है? तो नीचे से हो रहा है या ऊपर से नीचे हो रहा है? नीचे से ऊपर होता है कोशिका का रिसाव। एक तो परिभाषा आप ये लिख सकते हो, या आप परिभाषा ये लिख सकते हो। लिखो, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव की प्रक्रिया। एक या ये लिख दो, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर है, याद रखना। कोशिकाओं की रिसाव की प्रक्रिया। कहते हैं पानी रिसल आ रही है जगह में, तो है नहीं, तो रिसाव की प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान में अम्लीय व क्षारीय, पश्चिमी राजस्थान की मृदा अम्लीय व क्षारीय बन जाती है।
पश्चिमी राजस्थान की मृदा इस कारण क्या बन जाती है, अम्लीय व क्षारीय। ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, ज्यादातर बन जाती है, जिसे सेम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सेम। या तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो, दोनों ही अच्छी है। सेम समस्या समझ में तो आगे ना कैसे होती है, सभी बोलो यस सर, आ गई। यस सर। आगे चलूं, एक बार और सुनो। जमीन के नीचे एक विशाल चट्टान होती है जो पानी को गहराई तक नहीं जाने देती, जिस कारण सेम की समस्या बन जाती है ऊपर। सेम की समस्या का मतलब क्या है, क्षेत्र का दलदली होना। अब क्षेत्र में निरंतर पानी रहेगा तो उसमें कृषि कैसे कर पाएंगे, है ना। एक सूखने के बाद फिर उसके बाद वो नीचे से पानी छोड़ेगा, फिर ही होगी ना अच्छी भूमि तो, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर, याद रखना, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं की रिसाव की प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी को अम्लीय व क्षारीय बना देती है, जिसे क्या कहते हैं, सेम। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में भी आप फसल वगैरह अच्छी नहीं बो सकते, ये कहानी है। अच्छा, अब बात करते हैं सेम की समस्या देखने को कहाँ कहाँ मिलती है। तो लिखो, सेम प्रभावित क्षेत्र, बड़ोपल नाम सुना आपने, बड़ोपल। बड़ोपल, बड़ोपल कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर। बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर ये समस्याएं अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा भगवान दास, कनवानी और देईदास जैसे क्षेत्र है हनुमानगढ़ में, वहाँ ये जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन एक प्रश्न हो रहता है, सेम से प्रभावित क्षेत्र कौन सी नहर परियोजना के आसपास देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो बेल्ट है वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। वो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, राजस्थान में टेराकोटा की मूर्तियां प्राचीन सभ्यताओं में कहां मिली है? नहीं, कहां पर? बड़ोपल में। तो बड़ोपल में टेराकोटा की क्या मिली है? मूर्ति। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, बताओ वर्तमान में टेराकोटा कहाँ का फेमस है? तो ये गांव है मोलेला, और मोलेला गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। तो वहाँ का टेराकोटा क्या है? फेमस। टेराकोटा क्या होता है? देखो, एक तो होती है कच्ची मिट्टी की मूर्ति बना दे, एक होता है मिट्टी को आग में पका के, जो मिट्टी को आग में पकाकर पक्की करके मूर्ति बनाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? टेराकोटा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आसपास का जो बेल्ट है वहां पर भी ये देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे गुरुजी इसका समाधान क्या है, यानी सेम समस्या से बचने के लिए हम क्या क्या समाधान कर सकते हैं? समाधान तो मेरे भाई एक तो है, आप बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का विकास करो। कौन सी परियोजना लाए? बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। ये थोड़ा बेहतर समझेंगे हम सिंचाई परियोजनाओं में कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना किस प्रकार होती है। ये इजराइल से ली गई है, बहुत शानदार पद्धति है, ठीक है। और दूसरा समाधान है, हम सफेदे भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सफेदा। सफेदा ने इंग्लिश में क्या बोले? यूकलिप्टिस। यूकलिप्टिस भी बोला है और यूकेलिप्टिस बोला है। यूकलिप्टिस, ठीक है। देखो सफेदे में क्या होता है, सफेदे के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, पता है ना आपको, और पेड़ियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे ये मान लो सफेदे का पेड़ है कोई,
मेरे को आज भी याद है, हमारे घर के थोड़ा सो आप आगे जाने गली ख़त्म होती, भटक ये खुलो मैदान हो तो स्कूल टाइम की बात है, तो वहाँ बहुत सारे सफ़ेदे लगे हुए थे, लगभग मान के चलो 20 एक सफ़ेदे लगे हुए थे। था मारूँ मारे या और किन्ने कौन पूरा रास्ता में कौन, ठीक है। तो उसमें क्या था, जब हमारे भयंकर बारिश होती थी ना, वो जैसे ये सड़क है हमारी, और सड़क से इतना नीचा था, मान लो आप आइडिया समझो, मतलब बहुत ज़्यादा नीचा था, सड़क से नीचा था तल बहुत ज़्यादा, और नीचा होने के कारण क्या वो बारिश में भर जाता था। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि वो 2 दिन में सूख भी जाता था पानी, 2 या 3 दिन में बहुत ज़्यादा भर जाता था। तो भी क्यों, उस टाइम तो पता लगा नहीं, बाद में अब पढ़ा सेम की समस्या को, तब पता लगा सफ़ेदे में है ना पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सफ़ेदा जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा ग्रहण करता है। चलो आप एक प्रश्न बताओ मेरे को, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो पानी अधिक ग्रहण करती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, मैंने लिखा दी थी शुरू दिन में। और सफ़ेदा पौधा ऐसा है जिसमें जल ग्रहण की जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। सफ़ेदे उगाने के लिए 2003 के अंदर इंडो डच जल निकासी परियोजना लाई गई थी। तो लिखो, इंडो डच जल निकासी परियोजना कब लाई गई थी? 2003 में लाई गई। इसका एक ही उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? कि हम खूब सारे क्या लगाएंगे राजस्थान में? सफ़ेदे। और ये नीदरलैंड के सहयोग से लाई गई थी। सहयोग किसने दिया था? नीदरलैंड ने। किसने दिया था? नीदरलैंड ने। ज़्यादा जो 2003 में पौधे लगाए गए थे ये सफ़ेदे वाले, वो कहाँ लगाए गए थे? हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में ये चलाई गई थी परियोजना। अच्छा, यूकेलिप्टिस जो है वो कौन सा पौधा है? तो याद रखना ये एक ऑस्ट्रेलियन पौधा है, नीदरलैंड मत कर देना। कैसा पौधा है? ऑस्ट्रेलियन पौधा। तो इंडो डच जल निकासी परियोजना भी तुम अच्छी तरीके से याद कर लेना, हो जाएगी। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट पे आप याद रखिएगा कि हम जिप्सम का प्रयोग करके भी, जिप्सम का यूज करके भी सेम समस्या को दूर कर सकते हैं। तो 3 चीजें याद रखना, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का प्रयोग कर सकते हैं, सफेदे का यूज कर सकते हैं, और जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। आज देखना, आप इधर जाओगे ना अपने बड़ोपल, यहाँ लोग सेम समस्या पे भी कृषि कर ले रहे हैं। ये रावत सर वगैरह जाओगे ना तब देखने को मिलेंगे। तो वो जिप्सम वगैरह का प्रयोग करके वहाँ पर उस भूमि को उपजाऊ बना लेते हैं और वहाँ कृषि कर देते हैं आज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो बताओ आप सेम समस्या को समझ गए क्या? अच्छी तरीके से समझ गए? अब बात करेंगे अपने आगे कि भूमि से संबंधित राजस्थान की कुछ शब्दावलियाँ। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। क्या बता दूं? मिट्टी का जो मान होता है उसको किस में मापा जाता है? तो पीएच स्केल में मापा जाता है। तो लिखो, मृदा का पीएच मान। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से स्केल बना के समझा देता हूं। लंबा स्केल नहीं बनाएंगे इसमें, अपने टेढ़ा बनाएंगे, टेढ़ा। देखो, ये जो पीएच मान होता है ना वो 1 से 14 तक होता है, यानी 0 से 14 कह सकते हैं अपने। ठीक है, तो 7 दूनी कितने होते हैं रे? तो इसका बीच में आएगा वो स्केल, वो कितने पे आएगा? 7 पे। और यहाँ से शुरू होगा वो 1 से कह दो या 0 से मान लेते हैं, और इधर खत्म कर कितने पे होगा? 14 पे। देखो, सबसे पहले आएगा ए से याद रखना अम्लीय मृदा।
याद रखना 7 से 0 तक जो मान होता है, जो मिट्टी आएगी, मिट्टी को मापा जाएगा ना, उसका मान आया 3 आया, मिट्टी का मान 3 pH आया, तो बताइए वो मिट्टी कौन सी होगी। और यदि 7 से 14 मान आया तो वो मिट्टी होगी क्षारीय। कौन सी मृदा होगी? क्षारीय मृदा। अच्छा, तो गुरुजी pH 7 मान किस मिट्टी का हो गया? उदासीन मिट्टी का, उदासीन होगी वो मिट्टी। और दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसका pH मान कितना माना जाता है? 7। ये दुनिया की सबसे क्या है? उपजाऊ मिट्टी। अम्लीय मिट्टी में बताया जाता है कैल्शियम तत्व अधिक पाया जाता है। क्या अधिक पाया जाता है? लिख लो, कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम तत्व की। और इधर जो है वो सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। ये बात समझ में आई तुम्हें? अम्लीय मिट्टी में देखो ए पहले आता है, कै भी पहले आता है, तो कैल्शियम तत्व अधिक पाया जाता है। और क्षारीय, देखो क्षय क्षारीय है और क्षय सोडियम, तो किस मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट अधिक पाया जाता है? क्षारीय मिट्टी में। क्षारीय मिट्टी जो है उसे लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? लवणीय। यही जो मिट्टी है, मैंने कहा था ना, लवणीय और क्षारीय मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, पाली और जोधपुर। तो इसी मिट्टी के उपनाम है क्या? लवणीय मिट्टी, रेह मिट्टी, कलर मिट्टी। लवणीय हो गया, रेह हो गया, कलर हो गया, रांकड़ हो गया, ऊसर हो गया। ये सारे किस मिट्टी के नाम हैं? क्षारीय मिट्टी के। तो क्षारीय मिट्टी को इतने उपनाम से जाना जाता है। आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था मृदा अपर्दन, है ना? मृदा अपर्दन से मिट्टी की रेंगती हुई मौत होती है, पता आपको? मिट्टी की रेंगती हुई मौत या रेंगती हुई मिट्टी की मौत। रेंगती हुई मिट्टी की मौत होना क्या कहलाता है? मिट्टी का अपर्दन। इसे कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। मृदा अपर्दन को कृषि का क्षय रोग भी कहा जाता है। अब आप कहोगे क्या गुरुजी इसके कोई समाधान भी है था? जैसे सेम समस्या का हमने समाधान किया था, अम्लीय मिट्टी का भी कोई समाधान है क्या? तो याद रखिए, चूना और फास्फोरस का प्रयोग करके। किसका? चूना व फास्फोरस का प्रयोग कर अम्लीयता को घटाया जा सकता है। अम्लीयता को घटाया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि अम्लीयता को कैसे घटाएंगे? इसका चूने का और फास्फोरस का प्रयोग करके, और जिप्सम का प्रयोग करके क्षारीयता को घटाया जा सकता है। किसका प्रयोग करके? जिप्सम का। अगर मान लो प्रश्न ये आ जाए, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द नहीं है उड़द व दालें उगाई जाती हैं। दालें उगाई जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या भाई? उड़द व दालें उगाई जाती है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो नेक्स्ट पड़ाव था उसकी ओर। अच्छी तरह से बना लो ये।
किसका समाधान? जिप्सम का, सारी मिट्टी का। ये रहा। अब तुम है ना, मिट्टी टॉपिक आज पूरा हो गया। आपके पास कोई भी बुक पढ़ी है, घर पे पढ़ रहे हो, जिसमें से आप जीके, तो उसके जैसे एक टॉपिक दिया होता है उसके पीछे 50-60% दिए होते हैं उस टॉपिक के। तो टॉपिक तो वहाँ मत पढ़ना, क्योंकि टॉपिक तो मैंने आपको पूरा करा दिया है। फिर उसके लास्ट में जाओगे ना, वो पर्सन है, टॉपिक यहाँ से पढ़ लेना, पर्सन वो कर लेना। मुझे ये लगता है अगर आप 60% करोगे तो आपके 58 सही हो जाएंगे, अगर अच्छी तरह से समझाए तो। 2 तो थारी दिमाग के ऊपर भी हो सका भूल जो थे, है ना। मैंने तो मेरी पूरे अच्छी तरीके से करवाया, आपको नहीं भूलोगे। और ये टॉपिक अच्छी तरीके से कर लेना, और मैं फिर टेस्ट लूँगा इस टॉपिक का शनिवार को, ठीक है। हाँ तो इसीलिए तो है ही, तो मैं ही लूँगा तो वो और कौन लेगा। तो देखो मृदा का पीएच मान 0 से 14 तक स्केल होता ही है जी। आप फुट हो तो नहीं, वो स्केल कितना फुट को, 12 सेंटीमीटर को होता है, 14 को, 12 को ही होता वो तो, या 15 को। तो अम्लीय मिट्टी और सारी मिट्टी टोटल स्केल होगा 14 को। 0 से 7 अम्लीय मिट्टी, 7 से 14 सारी मिट्टी, 7 से 14 सारी मिट्टी। 7 जो मान होगा वो उपजाऊ मिट्टी का होगा, जो जुलोड़ है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द व दालें उगाई जाती है। अम्लीय मृदा चूना व फास्फोरस का प्रयोग कर अम्लीयता को कम किया जा सकता है, और जिप्सम का प्रयोग करके क्षारीयता को कम किया जा सकता है। क्षारीय मिट्टी के उपनाम लवणीय, रेह, कल्लर, रांकड़, ऊसर। मृदा अपर्दन को ही मिट्टी की रेंगती हुई मौत कहते हैं। इसी को कृषि का क्षय रोग कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा पॉइंट ये समझो आप, क्या भूमि से संबंधित राजस्थान की शब्दावली, ये शब्दावली भारत की भी है। कुछ ऐसे शब्द आएंगे। देखो अगर मान लो आपके सामने शब्द एग्जाम में, पणो किसे कहते हैं? पणो, तालाब व खड्डों का पानी सोख जाता है, और सोखने के बाद वो भूमि होगी, वो तो उपजाऊ ही होगी क्योंकि उसमें पानी था। तो उसके ऊपर जो उपजाऊ परत जमा होती है उसे क्या कहते हैं? पणो। तालाब या खड्डा, वो पानी सूख जाओ, वो ऊपर परत उपजाऊ जमा हुआ नहीं, बिना के बोला पणो। चाही, देखो किसको चाहोगे तुम? जो सिंचित भूमि होगी उसी को चाहोगे, तो सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? चाही। और बंजर भूमि को चाहोगे क्या? बरानी भूमि को चाहोगे था। बरानी भूमि कौन सी होती है? जो भूमि असिंचित होती है, वो कौन सी भूमि होती है? ये तो तुम्हें याद ही है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। गोरमो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गै से गोरमो, गै से गांव, गांव के किनारे बोए जाने वाली भूमि, बोए जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? गोरमो। हकत बकत, जोती जाने वाली भूमि होती है ना। देखो भूमि कई टाइप की हो है, एक आप जोत जान आ रही हो है, जिन आप बोस का बा हुआ हकत बकत। बोलो हकत बकत। हाँ बतक नहीं, बकत। कच्छ, नदी के किनारे बोई जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? और वैसे कच्छ जिला जो है वो किस राज्य में है? आपको जानकारी के लिए बताऊं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। और जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है थाने। थाने है मुंबई महाराष्ट्र में। कच्छ किसके लिए फेमस है? बस ये प्रश्न याद रख लेना, जंगली गधों के लिए। जंगली गधों के लिए फेमस स्थान कौन सा है? कच्छ। और आपको बताओ गुजरात में ही पाए जाते हैं गिर वन, जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। माल भूमि कौन सी होती है? काली उपजाऊ मिट्टी जहां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? माल भूमि। तो जैसे अपना वो कोटा अड़ोती वाला क्षेत्र हो गया, काली मिट्टी पाई जाती है वहां। मगरा, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को कहते हैं मगरा। बरानी असिंचित भूमि होगी। रेह है, मृदा पर सफेद लवणीय परत जमा हो जाती है, याद करो रेह। जब हम सिंचाई अधिक कर लेते हैं तो उसके ऊपर एक सफेद परत जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा। और रेहू, एक रेणु, बात याद आ गई। तुम में से कोई देवर कौन है? देवर, जो अभी तक देवर बन गया है। अरे देवर नहीं होते घर में, एक देवर ये, एक देवर ये, तीसरा देवर ये, चौथा देवर ये है। तो देवर का भी अपने जीवन में एक अलग महत्व होता है। इज्जत वगैरह तो अच्छी है ना घर में। देवर से याद आया,
नखरालो देवरियो भाभी पर जादू करियो। अरे रंग रंगीलो छैल छबीलो देवरियो है मारो। मीठो मीठो मुड़कण लाग्यो बोल्यो प्यारो प्यारो। कामण गारो ओ कामण गारो देवरियो भाभी पर जादू करियो। नखे राड़ो देवरियो भाभी पर जादू करियो। तो ये अपने राजस्थानी का लोकगीत सुने नहीं तो वास्तव में देवर का भी एक अलग महत्व बना दिया इन्होंने, है या नहीं है? तो वो बात है। चलो आगे, खसरा, ये तो नाम आपने भी सुना होगा बहुत जगह। खसरा में क्या होता है? खेत का रजिस्टर होता है। ये खेत का क्या होता है? एक रजिस्टर, जिसमें खेत के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? खसरा। चड़स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चड़स चमड़े की क्या होती है? बाल्टी। चमड़े की क्या होती है? बाल्टी। दुर्ग वगैरह प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग करते थे, चमड़े की बाल्टी का। माल गुजारी, भू राजस्व या लगान को क्या कहते थे? माल गुजारी। ये एक शब्दावली है जो आपको याद करनी है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, देवी और सज्जनों, राजस्थान की मृदा पूरी हो चुकी है और मैं आशा उम्मीद ये करता हूँ कि तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करो तो देखो उस जैसी तो कोई कहते हैं होड़ी नहीं होती। अगर तुम छोटा सा कमेंट कर दो ओ गुरुजी तो बस, तो ठीक है। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले